ब्रेकिंग न्यूज, देश दुनिया की बड़ी खबरें। ब्रेकिंग न्यूज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। वो एमपी के सिवनी और खंडवा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने लोगों को परेशान कर रखा है। आज भी प्रदूषण गंभीर स्तर पर बना हुआ है। कई इलाकों में तो AQI 500 के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिनों तक दिल्ली वालों को प्रदूषण से राहत नहीं मिलेगी। वर्ल्ड कप में आज दोपहर 2 बजे कोलकाता में भारत और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा। देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए बने रहिए विकास ऑनलाइन के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा, सिवनी और खंडवा में करेंगे जनसभा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अभी भी गंभीर स्तर पर, आसमान में धुंध। अफगानिस्तान के तजिकिस्तान में आया भूकंप, 4.5 थी तीव्रता। नेपाल में फिर कांपी धरती, महसूस हुए भूकंप के झटके, 3.6 रही तीव्रता। वर्ल्ड कप, आज कोलकाता में भिड़ेंगी भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें। मिजोरम चुनाव सबसे निर्णायक, विधानसभा चुनाव, किरेन रिजिजू। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, आज मिजोरम में प्रचार का आखिरी दिन है। आज हम स्थिति का विश्लेषण करेंगे और फिर मतदान के दिन की तैयारी करेंगे। मिजोरम में ये चुनाव अब तक का सबसे निर्णायक विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि पहली बार बीजेपी चुनाव में प्रमुख भूमिका निभा रही है। लोगों को बीजेपी पर भरोसा होने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने मिजोरम के लोगों को प्रेरित किया है। अब तीनों सेनाओं में अफसरों की तरह ही हर कर्मचारी को मिलेगी छुट्टी, रक्षा मंत्री ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। अब आर्मी में महिला सैनिकों, नेवी में महिला सेलर्स और एयरफोर्स में महिला एयर वॉरियर्स को ऑफिसर्स की तरह ही मैटरनिटी, चाइल्ड केयर और चाइल्ड अडॉप्शन लीव मिलेगी। चाहे कोई ऑफिसर हो या सैनिक, सब पर नियम एक तरह से लागू होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के जन्मदिन पर रेत से उनकी कलाकृति बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा, सिवनी और खंडवा में करेंगे जनसभा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अभी भी गंभीर स्तर पर, आसमान में धुंध। हाई लेवल से आया आदेश, फिर भारत पर आरोप लगाकर बिगाड़ा केस। निज्जर हत्या मामले में कनाडा की करतूत पर नया खुलासा। इंडिया कनाडा डिप्लोमैटिक टेंशन्स, भारत और कनाडा के बीच रिश्ते पिछले कुछ महीनों से तनावपूर्ण रहे हैं। इस बीच हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर बड़ी जानकारी सामने आई है। इंडिया कनाडा टेंशन्स, भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर विवाद राजनयिक पैदा हुआ। ये विवाद अभी तक सुलझा नहीं है। इस बीच कनाडा में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने कहा है कि सिख अलगाववादी निज्जर की हत्या की कनाडा पुलिस की जांच को एक हाई लेवल कनाडाई अधिकारी के सार्वजनिक बयानों से नुकसान हुआ है। निज्जर की जून में ब्रिटिश कोलंबिया में हत्या कर दी गई थी। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर कनाडा की नागरिकता ले चुका था। वह सर्रे में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। जून में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर निज्जर की हत्या कर दी। इसके बाद कनाडा ने सितंबर में निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया। भारत ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। ये आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के जरिए संसद में खड़े होकर लगाए गए थे। उनके इस बयान से ही राजनयिक गतिरोध शुरू हुआ। हाई लेवल से आया भारत पर आरोप मंडने का निर्देश। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय उच्चायुक्त ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, मैं एक कदम आगे बढ़कर कहना चाहूंगा कि अब जांच पहले ही दागदार हो चुकी है। ऐसा लगता है कि हाई लेवल से किसी से यह कहने का निर्देश आया कि इसके पीछे निज्जर की हत्या भारत या भारतीय एजेंट हैं। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर हाई लेवल अधिकारी का नाम नहीं लिया। ऐसे में अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये हाई लेवल अधिकारी कौन था। कनाडा ने अब तक पेश नहीं किए सबूत। भारतीय राजनयिक संजय कुमार वर्मा ने कहा कि कनाडा या कनाडा के सहयोगियों के जरिए अभी तक भारत को निज्जर की हत्या में कोई ठोस सबूत नहीं दिखाया गया है, जिनके आधार पर ये कहा जा सके कि खालिस्तानी आतंकी की हत्या में भारतीय एजेंट शामिल थे।
उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद भारत कनाडा संघ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने और व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए मेज पर लौटना चाहेगा। जस्टिन ट्रूडो ने क्या आरोप लगाए थे? कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर को कहा, कनाडाई सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार के एजेंटों और निज्जर की मौत के बीच संबंध को लेकर जांच कर रहे हैं। उन्होंने आगे यहां तक कह दिया कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट का हाथ था। उनके इस बयान के बाद भारत कनाडा के बीच राजनयिक गतिरोध शुरू हो गया। भारत के निर्देश के बाद कनाडा ने नई दिल्ली से 41 कनाडाई राजनयिकों को अपने देश भी बुला लिया। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में अमेरिका ने कनाडा को बिना जांच किए रिपोर्ट क्यों दी? पाकिस्तान वॉन ओवर जम्मू कश्मीर। पाकिस्तानी विशेषज्ञ ने दी कश्मीर को लेकर खुली चुनौती, कहा मात्र 15 मिनट के लिए आर्मी हटाएं, फिर देखें। पाकिस्तानी विश्लेषक ने टॉक शो के दौरान भारत के प्रतिनिधित्व कर रही नाजिया इलाही को कहा कि कश्मीर के लोग नारा लगाएंगे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर, जिस तरह से एक पड़ोसी मुल्क के दूसरे पड़ोसी देश के साथ रिश्ते होने चाहिए, उस तरह के रिश्ते भारत, इंडिया और पाकिस्तान के बीच आज़ादी के बाद से ही नहीं दिखे। इसके पीछे की सबसे बड़ी और मुख्य वजह रही है जम्मू कश्मीर का मुद्दा। इस मुद्दे की वजह से ही भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1948 में पहला युद्ध हुआ था। हालांकि भारत ने उस युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। हाल ही में पाकिस्तानी महिला जर्नलिस्ट आरजू काजमी ने अपने टॉकिंग शो में भारत की नाजिया इलाही खान और पाकिस्तान के विशेषज्ञ डॉक्टर इरशाद खान से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान पाकिस्तान के इरशाद खान ने जम्मू कश्मीर को लेकर भारत को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार में हिम्मत है तो वो मात्र 15 मिनट के लिए अपनी आर्मी कश्मीर से हटाकर दिखाएं। आर्मी को हटाने के बाद आप देखना कि कैसे जम्मू कश्मीर में चारों तरफ पाकिस्तानी झंडे लहराते हुए दिखाई देंगे। पाकिस्तान की भारत को गीदड़ भभकी। पाकिस्तानी विश्लेषक ने टॉक शो के दौरान भारत के प्रतिनिधित्व कर रही नाजिया इलाही को चैलेंज देते हुए कहा कि भारत अपनी बंदूकधारी आर्मी को लाल चौक से मात्र 15 मिनट के लिए हटा दे, उसके बाद कश्मीर के लोग नारा लगाएंगे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। भारत कश्मीर पर जुल्म करना बंद करे। एक बार जुल्म बंद हो गया तो कश्मीर पाकिस्तान बन जाएगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि किसी पाकिस्तानी ने कश्मीर को लेकर इतनी बेतुकी बात कही है। इससे पहले भी पाकिस्तान के कई नेता कश्मीर को लेकर भारत को गीदड़ भभकी दे चुके हैं। भारत का आंतरिक मामला। आपको बता दें कि जब भारत ने साल 2023 अगस्त में कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से रद्द किया तो पाकिस्तान में हलचल मच गई। उसने इस फैसले को गलत बताया। इसको लेकर इंटरनेशनल लेवल पर बेवजह की बयानबाजी शुरू कर दी। हालांकि इस पर भारत ने कड़े शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दी कि ये हमारा आंतरिक मामला, पर इस पर कुछ न बोलें। 5 राज्यों में चुनाव के प्रचार का शोर तेज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां शुरू हो चुकी हैं। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक ने बीजेपी को जिताने के लिए चुनावी राज्यों में मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस को जिताने के लिए राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक मैदान में हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और क्षेत्रीय क्षत्रप भी मैदान में जोर लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एसपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी भी अपनी जमीन तलाश रही है। लेकिन मुख्य तौर पर इन 3 राज्यों में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। इस चुनाव में किसकी हवा चल रही है और अगले साल लोकसभा चुनाव में क्या होगा इसका असर, आज इनके जवाब मिलेंगे। चुनाव की बात करें तो 7 नवंबर को सबसे पहले मिजोरम में वोटिंग होनी है। 7 और 17 नवंबर को 2 फेज में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। 17 नवंबर को ही मध्य प्रदेश में वोटिंग है। 25 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोटिंग होगी। सभी 5 राज्यों में नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। जहां 7 नवंबर को वोटिंग है वहां प्रचार का शोर कल शाम थम जाएगा। इसलिए विकास न्यूज आज दिखाने जा रहा है 5 राज्यों के चुनाव का सबसे बड़ा और फाइनल ओपिनियन पोल। अमित शाह बिहार विजिट। बिहार में गरजे अमित शाह,
कहा भ्रष्टाचार करने वालों के साथ नीतीश कुमार सत्ता का राज भोग रहे। अमित शाह बिहार टूर। अमित शाह ने कहा कि 2024 में 40 की 40 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में डाल दीजिए। 2025 में बिहार में बीजेपी की सरकार बनानी है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह रविवार 5 नवंबर को एक दिवसीय दौरे पर बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर के पताही हवाईअड्डा मैदान में सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह बिहार की महागठबंधन सरकार पर खूब गरजे। अमित शाह ने कहा कि इंडी अलायंस का एक ही एजेंडा है, नरेंद्र मोदी का विरोध करना। भ्रष्टाचार करने वालों के साथ नीतीश कुमार सत्ता का राज भोग रहे हैं। आज लालू की गोद में बैठे हैं। तय आपको करना है कि 2G घोटाला करने वाला इंडी अलायंस चाहिए या 5G देने वाली मोदी सरकार। सभा में आए लोगों से अमित शाह ने कहा कि 2024 में 40 की 40 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में डाल दीजिए। 2025 में बिहार में बीजेपी की सरकार बनानी है, क्योंकि आपने जब आशीर्वाद दिया एक पलटू राम नीतीश कुमार ने जनादेश का द्रोह किया। अमित शाह ने लोगों से सवाल पूछा कि आपने लालू के जंगल राज के खिलाफ वोट दिया था कि नहीं दिया था। ये पलटूराम ने प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के जनादेश का द्रोह किया। बिहार में जंगल राज की भेंट चढ़ाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में G20 का आयोजन हुआ। दिल्ली घोषणा पत्र को सभी देशों ने सर्वसम्मति के साथ स्वीकार कर नरेंद्र मोदी का सम्मान किया है। गृह मंत्री ने सभा में आए लोगों से कहा कि कश्मीर हमारा है या नहीं है, 370 हटना चाहिए था या नहीं। जेडीयू आरजेडी का नाम लेते हुए कहा कि कई लोगों ने विरोध किया था, कहा था खून की नदियां बहेंगी। लालू यादव का नाम लेते हुए कहा कि खून की नदियां छोड़ो, किसी की हिम्मत नहीं हुई कंकड़ चलाने की। नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके सबको सीधा करने का काम किया। चांद पर तिरंगा पहुंच गया। नया संसद भवन बना। महिलाओं को आरक्षण दिया। तेल पानी एक नहीं हो सकता, अमित शाह। कार्यक्रम के दौरान नीतीश लालू पर अमित शाह ने जमकर हमला किया। अमित शाह ने कहा, नीतीश बाबू प्रधानमंत्री छोड़ दो, इंडिया गठबंधन ने संयोजक नहीं बनाया। मैंने पहले भी कहा था कि तेल पानी एक नहीं हो सकता है। आगे देखिए लालू यादव क्या करते हैं। आप हर रोज छटपटा रहे हैं। लालू जी से निकलना तो है लेकिन रास्ता नहीं बना है, इसलिए कांग्रेस पर भी भड़ास निकालते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम नीतीश की बातचीत पर प्रशांत किशोर का रिएक्शन। अखिलेश का नाम लेते हुए कही ये बात। प्रशांत किशोर स्टेटमेंट। मधुबनी के जयनगर में पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कई बातें कहीं। कहा कि इंडिया गठबंधन में जो आपस में खींचतान दिख रही है वो तो होना ही होना है। मधुबनी सीपीआई की रैली में 2 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन पर इन दिनों ध्यान नहीं है। वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इंटरेस्टेड है। इसके बाद खबर सामने आई थी कि नीतीश कुमार से मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन पर बातचीत की थी। अब इस पूरे मसले पर चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर का बयान सामने आया है। रविवार 6 नवंबर को बयान जारी करते हुए पीके ने कहा कि आप बिना किसी नैरेटिव के, बिना किसी विचारधारा के, बिना किसी कार्यक्रम के आप अलग अलग दलों के नेताओं को एक साथ बैठा देंगे। नेता या दल एक साथ चाय पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, इसके बाद प्रेस वार्ता भी कर सकते हैं, लेकिन उससे जमीन पर कोई असर नहीं हो सकता है। पिछले 2 सालों से मैं बता रहा हूं कि नेताओं के साथ बैठ जाने से गठबंधन की ताकत नहीं बनती है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ। मधुबनी के जयनगर में पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन में जो आपस में खींचतान दिख रही है वो तो होना ही होना है। इस गठबंधन ने अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम शुरू नहीं किया है जिसे जनता समझ पाए। यही वजह है कि आप जो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस सीरियस नहीं है। अखिलेश यादव ने इससे पहले मध्य प्रदेश की घटनाओं पर अपनी राय रखी थी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा आपको ये विरोधाभास और अधिक देखने को मिलेगा।
4 महीने की उपलब्धि पर उठाए सवाल। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर आपके पास नैरेटिव नहीं है और जमीन पर जनता से जुड़ने के लिए मुद्दे नहीं है तो आपको राजनीतिक सफलता नहीं मिल सकती है। इंडी अलायंस की पिछले 4 महीने में क्या उपलब्धि है? ये दल 3 बार मिले हैं और अपना नाम यूपीए से बदल कर NDIA कर दिया है। इसके बाद न कोई कार्यक्रम घोषित किया गया, न ही कोई जमीन पर कार्यक्रम हुआ, न कोई नेता का ऐलान किया, न कोई कमेटी बनाई, न कोई जनमानस के मुद्दे पर आंदोलन शुरू किया। तो अभी तो स्थिति यही है। गुजरात की जनता सिखाएगी बीजेपी को सबक। संदीप पाठक के मुताबिक ये हरकतें मोदी जी की चुनाव अभियान का हिस्सा है। ये छेतर भाई को चुनाव से बाहर रखने का, तोड़ने के हथकंडे हैं। सारा आदिवासी समाज और सारा गुजरात अपने इस उभरते और काबिल नेता के खिलाफ षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। बता दें कि विगत गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। आपको करीब 13% सीट मिले थे। उनके 5 प्रत्याशी भी जीत हासिल करने में सफल हुए थे। दिल्ली एयर पोल्यूशन, आपने मनोहर लाल सरकार पर फोड़ा ठीकरा। प्रियंका कक्कड़ बोली, पराली पर रोक नहीं लगा सकते तो हमसे ले ले मदद। विकास न्यूज, यूपी में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को लेकर बड़ा बदलाव, अब इस तरह मिलेगा वेतन। उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी में 1 जनवरी 2024 से सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान मानव संपदा पोर्टल के जरिए किया जाएगा। इसको लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। मानव संपदा पोर्टल, योगी सरकार नए साल से सरकारी विभागों के नियमों में बड़ा फेरबदल करने जा रही है। सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अब सरकारी कर्मचारियों को उनका वेतन मानव संपदा पोर्टल के जरिए दिया जाएगा। इसकी शुरुआत जनवरी 2024 से हो जाएगी। उन्हें 1 जनवरी को देय दिसंबर माह के वेतन का भुगतान इसी पोर्टल के जरिए किया जाएगा। सरकार ने पोर्टल पर हर कार्मिक की सर्विस बुक बनाने, उनकी अवकाश स्वीकृति, पदोन्नति व वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संबंधित कार्य भी मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से करने का निर्देश दिया है। 6 नवंबर 2023 में जारी हुआ था आदेश। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से जारी पत्र के अनुसार मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से कार्मिकों का सेवा विवरण अपडेट करने, मेरिट आधारित ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम बनाए जाने, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट, अप्रैल प्रबंधन, वेतन आहरण, सेवा पुस्तिका आदि से संबंधित कार्य 1 अक्टूबर 2023 से पोर्टल के माध्यम से ही किए जाने के लिए अगस्त में शासन आदेश जारी किया गया था। लेकिन अधिकतर विभागों ने इस आदेश को नजरअंदाज कर दिया। सीएम योगी ने अख्तियार किया कड़ा रुख। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि दिसंबर माह का जो वेतन 1 जनवरी को दिया होगा, वह मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही जारी किया जाएगा। बताया गया कि ई सर्विस बुक के रूप में परिवर्तित करते हुए सभी तरह के अवकाश और एसीपी आदि संबंधी कार्य भी 1 जनवरी 2024 से मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएंगे। वर्ष 2023-24 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट एपीआर मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन दाखिल करने के निर्देश हैं। स्थानांतरण की स्थिति में कार्यमुक्त किए जाने और कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही भी मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से की जाए। पाकिस्तान के मियावली एयरबेस में बड़ा आतंकी हमला, तहरीक-ए-जिहाद ने ली जिम्मेदारी। विकास न्यूज, सीतामढ़ी न्यूज, बिहार के सीतामढ़ी में खेलने के दौरान हुआ हादसा, पोखर में डूबने से 3 बच्चों की हुई मौत। बिहार न्यूज, स्थानीय लोगों ने बताया कि चिमनी मालिक ने ईंट बनाने को लेकर गहरा गड्ढा खुदवाया है। उसी जगह तीनों बच्चे खेल रहे थे। घटना बाजपट्टी थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव की है।